हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग का जो है 2024 बोर्ड एग्जाम जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जो है 2025 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। तो आज से हम लोग जो है कक्षा 12वीं भौतिकी यानी फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और साथ साथ जो है नोट्स बनाते चलिए। और आज से हम जो क्या कर रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी से हम जो है शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स की। तो इसीलिए जितने भी आपके दोस्त हैं जो कक्षा 12वीं में इस साल गए हैं और 2025 में वो पेपर देना चाहते हैं, उन लोगों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे और पूरे लास्ट तक फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसीलिए आपके जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को जो है जोड़िए ताकि यह चैनल थोड़ा आगे बढ़े और हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिना फिजिक्स की टेंशन लिए आप लोगों को फिजिक्स बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। बस आप लोग जो है आराम से पढ़ते रहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को देखने वाले हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो हमारा चैप्टर है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे आवेश क्या है, आवेश के कौन से गुणधर्म होते हैं, ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, सारे टॉपिकों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा यह क्या टॉपिक हो जाता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 के बारे में। CHA हमारा कौन सा है? चैप्टर 1 है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवेश के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेश आखिर होता क्या है, ठीक है। तो आवेश किसी वस्तु या किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण यह वैद्युत अथवा चुंबकीय गुणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये तो परिभाषा की बात हो गई, ठीक है। और जो है अपने भाषा में भी आपको अगर ये लिखना हो तो इसको लिखिए, या फिर अगर आपको दूसरे तरीके से लिखना है तो इसको देखिए कि आवेश एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है जो वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल से प्राप्त होती है, अर्थात Q बराबर IT, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर व्युत्पन्न राशि होती क्या है, ठीक है दोस्तों। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है हमारा 7 प्रकार के जो है आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। हमारी जो मूल राशियाँ होती है वह 7 प्रकार की होती है, जैसे वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, समय, तापमान और पदार्थ की मात्रा, मोल, ऐसे करके 7 जो है राशियाँ होती है, मूल राशियाँ, ठीक है। और उन्हीं जब दो मूल राशियों से मिलकर एक अन्य राशि जो बनता है, उसी राशि को हम क्या करते हैं, कहते हैं उसी राशि को हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यह आवेश व्युत्पन्न राशि कैसे हैं। जैसे हम Q को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आवेश इज इक्वल्स टू धारा, क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, धारा का यूनिट क्या होता है दोस्तों, कूलाम इनटू सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कूलाम नहीं, एम्पियर इनटू सेकेंड हमारा हो जाता है, ठीक है। तो देखना एम्पियर हमारा किसका मात्रक है, धारा का यूनिट है, ठीक है। एम्पियर किसका है, धारा का यूनिट है, और सेकेंड किसका है, समय का यूनिट है। तो देखना यहाँ पे क्या यह दो मूल राशियाँ मिली हुई है कि नहीं, यही दो मूल राशियाँ मिली हुई है, तब यह आवेश एक व्युत्पन्न राशि बना है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आवेश को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं आवेश के गुणधर्म को, ठीक है। तो देखते हैं आवेश का गुणधर्म, ठीक है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यह 3 नंबरों में भी या 5 नंबरों में भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आवेश के गुणधर्मों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि गुणधर्म आवेश का होता क्या है। सबसे पहला इसमें हम गुणधर्म देखेंगे कि सबसे पहला गुणधर्म में यही होगा कि आवेश हमारा क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक है। आवेश क्या होता है दोस्तों, यह एक व्युत्पन्न राशि होती है।
अब हम लोग देखने वाले हैं इसके दूसरे गुणधर्म को। तो इसका दूसरा गुणधर्म हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, समझना, जब भी जो है समान प्रकृति के मतलब समान नेचर के आवेश एक दूसरे के पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी रिपेल करते हैं। और जब भी विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के निकट होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या कहा कि जब भी समान नेचर के आवेश मतलब प्लस और प्लस, जब भी ये समान नेचर के आवेश आपको जहाँ भी दिखेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब यह इधर जाएगा और यह इधर जाएगा, ठीक है। यह कभी भी अपने आप को क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका नेचर क्या है, समान है। इसी प्रकार अगर जो है निगेटिव और निगेटिव आवेश आ जाए, ठीक है, तब भी क्या होगा दोस्तों, निगेटिव चार्ज आ जाए तभी भी क्या होगा, यह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको आप व्यवहारिक लाइफ से भी जोड़कर समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा, जब दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान ज़्यादा है, ठीक है, और दोनों जब एक पास बैठेंगे तो दोनों में से कोई व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि हम दोनों साथ बैठे रहें, ठीक है। दोनों जो है अपने आप में जो है दूर हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समान जो है व्यवहार वाले लोग जो है बहुत कम ही एक दूसरे से मिलकर रह पाते हैं। वही स्थिति आवेश में भी होती है कि समान नेचर के जब भी आवेश रहेंगे पॉजिटिव तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और निगेटिव भी रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हमने क्या बोला कि अगर जो है विपरीत प्रकृति हो जाए, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए और एक निगेटिव चार्ज हो जाए, तो यह जो है क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको भी आप वैसे ही समझ सकते हैं, जैसे एक ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जब दोनों जो है पास में आएंगे तो वह एक दूसरे से हटने की कोशिश जो है नहीं करेंगे, क्योंकि जो कम पढ़ा लिखा होगा वह जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति से सोचेगा कि हम इससे कुछ ज्ञान अर्जित कर लें, और वो भी सोचेगा हम इसको कुछ सिखा दें। इसीलिए वहाँ पे प्रकृति विपरीत है, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, एक कम पढ़ा लिखा हुआ है, इसीलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, साथ में बैठ सकते हैं। वही बात यहाँ पे भी हो जाती है कि विपरीत प्रकृति के जब भी आवेश आ जाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ पे भी अगर हम निगेटिव चार्ज ले लें और यहाँ पे भी हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज ले लें, तो यह भी क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति, इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप जो है जब भी एग्जाम में लिखिएगा, इन बातों को लिखने के बाद आप जो है ऐसे डायग्राम के जरिए भी दिखा सकते हैं। अब हम लोग इसके आवेश के अगले प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं कि आवेश क्या होते हैं दोस्तों। आवेश जो है ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आवेश क्या हो सकते हैं, आवेश पॉजिटिव और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि अगर किसी आवेश पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर जो है निगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखना दोस्तों, जब किसी भी वस्तु पर अगर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, जैसे हम उदाहरण ले लें, जैसे किसी भी वस्तु पर जब पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो उसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों को दान दिया है, मतलब दूसरे वस्तु को इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया है, तभी उस पर पॉजिटिव आया है। अगर किसी भी वस्तु पर निगेटिव चार्ज दिखता है, इसका मतलब वह है कि वह इलेक्ट्रॉन कर्ज लिया है, ठीक है। यहाँ पे मामला उल्टा चलता है, अगर निगेटिव दिखे तो इसका मतलब कि वह इलेक्ट्रॉनों को लिया है, ठीक है। अगर पॉजिटिव दिखे तो इसका मतलब वह यह हुआ कि वह इलेक्ट्रॉनों को क्या दिया है, दान दिया है, ठीक है।
जैसे अगर सोडियम हम ले लें तो सोडियम पर कितना होता है, +1 होता है। इसका मतलब यह है कि सोडियम क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन ले लें तो क्लोरीन पर क्या होता है, -1, ठीक है। देखना यहाँ पे दोस्तों, सोडियम का कितना होता है, 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1 हुआ, ठीक है। और इसका कितना होता है दोस्तों, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का हमारा कितना होता है दोस्तों, 17 होता है, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, 2, 8 और 7, ठीक है। 7, 7, 14, 1, 15, 16, 17, ठीक है। अब यहाँ पे समझना दोस्तों, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि क्लोरीन अगर जो है एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दे तो यह अपनी अस्थायित्व की अवस्था में पहुंच जाता है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ध्यान देना दोस्तों, जब कोई भी वस्तु पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉनों को देता है, ठीक है। और उस स्थिति में क्या होती है, उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आ जाती है, ठीक है। जैसे सोडियम का उदाहरण आप देख सकते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस पर पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पे क्लोरीन को समझना, 2, 8, 7 होता है। क्लोरीन को अगर जो है एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वह क्या होगा, अस्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो इस पर जो है अस्थायित्व आ जाता है, और वही जो है एक जो है निगेटिव चार्ज दिखाता है कि यह जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, कर्ज लिया है। इस अवस्था में क्लोरीन के भार में वृद्धि होती है, ठीक है। एक बार और समझिए कि जब किसी भी वस्तु पर अगर जो है पॉजिटिव चार्ज दिखे तो इसका मतलब यह है कि वह जो है इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, दान दिया है दूसरे वस्तु को, ठीक है। और इस अवस्था में उस वस्तु के भार में क्या होती है, द्रव्यमान में कमी होती है, ठीक है। अगर जो है कुछ ना कुछ, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सोडियम के भार को, जैसे 23 होता है, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे तो मान ली इसके भार में जो है बिल्कुल नगण्य मात्रा में, अगर पॉइंट इतना की भी जरूर ना जरूर कमी आती है, मतलब पॉजिटिव है चार्ज तो वह इलेक्ट्रॉनों को दूसरे वस्तु को दिया है, इस अवस्था में उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। और निगेटिव का मतलब यह है कि वह जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, और इस अवस्था में उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी, और निगेटिव का मतलब क्या है, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चौथा हमारा क्या होता है, आवेश जो हमारा होता है क्वांटीकृत होता है। क्या, क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है दोस्तों, क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब समझिएगा दोस्तों, क्वांटीकृत का मतलब यह हुआ कि जब भी आवेश का स्थानांतरण किसी वस्तु को होगा तो वह एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को जब भी जो है इलेक्ट्रॉन देगा तो वह एक पूर्ण संख्या के रूप में, जैसे वह या तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनों को देगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों को देगा, ठीक है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉनों को लेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा। कभी भी जो है बट्टा के रूप में यानी भिन्न के रूप में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो है नहीं होता है। क्वांटीकृत क्या होता है, Q बराबर क्या होता है दोस्तों, +-NE। N मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, ठीक है। कभी भी जो है जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और जो E होता है यहाँ पे, E को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसका मान जो होता है 1.6 × 10⁻90 कूलाम होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, किसी दूसरे वस्तु को इलेक्ट्रॉन देगा, तब वह हमेशा जो है पूर्ण संख्या के रूप में होता है। कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी नहीं जाता है। हम लोग अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें जो है समझ में आ गई होगी। अब और एक हम इसके गुण को देख लेते हैं। आवेश क्या करते हैं दोस्तों, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को समझिए दोस्तों। इस पे जो है, इस कथन पे जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान से समझना कि आवेश क्या है, वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। कैसे कि यदि कोई 5 कूलाम का आवेश है, ठीक है, तो अगर हम उसको जो है 100 की स्पीड से चलते हुई गाड़ी में अगर रख देते हैं तो आवेश का जो है परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे, 100 किलोमीटर स्पीड से चलती हुई गाड़ी में भी अगर हम आवेश को रख देते हैं तब भी उसका जो है मान जो है 5 कूलाम ही रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आवेश जो है क्या होता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ऐसे आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि 10 कूलाम आवेश को यदि 50 मीटर प्रति सेकंड से चलती हुई कार में रख देने पर उसका परिमाण में
कितना परिवर्तन होगा। तो इसमें आपको जो है कन्फ्यूजन में नहीं पड़ता है, आपका उसका परिमाण क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। और एक और हम इसको गुणधर्म को देख लेते हैं क्या दोस्तों, कि आवेश का द्रव्यमान के बिना, आवेश का द्रव्यमान के बिना आवेश की प्रकृति संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मास होगा तभी उस पर आवेश होगा। ठीक है, अगर उसका जो है कुछ भारी नहीं होगा तो उस पर चार्ज जो है नहीं आ सकता है। इसका कथन यही है कि जो है भार के बिना, द्रव्यमान के बिना जो है आवेश के प्रकृति जो है संभव नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों आवेश के यूनिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको बिल्कुल समझ के लिखना है, थोड़ा भी रटना नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आवेश की प्रकृति को, आवेश के मात्रक को देखते हैं दोस्तों। आवेश का मात्रक को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा है दोस्तों, आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, और आवेश का जो है एसआई मात्रक की बात करें, इसका एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, एसआई मात्रक वह क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक कूलाम बराबर ये सभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक लाइन हो जाते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और एक कूलाम बराबर कितना होता है दोस्तों, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड हमारा हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आवेश का आखिर में सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पे सीजीएस मात्रक क्या होता है। एक कूलाम बराबर हमारा होता है, एक कूलाम बराबर क्या होता है दोस्तों, 3 × 10⁹ ESU हमारा यह क्या हो जाता है दोस्तों, सीजीएस मात्रक हमारा हो जाता है। एक कूलाम बराबर क्या होता है, 3 × 10⁹ ESU हो जाता है। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को, कि एक एम्पियर घंटा बराबर होता है कितना, 3600 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, और एम्पियर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एम्पियर इंटू सेकेंड हमारा क्या होता है, कूलाम के बराबर होता है कि नहीं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 3600 कूलाम। ठीक है, इसको भी आप जो है इम्पोर्टेंट में रखिएगा कि एक एम्पियर घंटा बराबर क्या होता है, 3600 कूलाम हो जाता है। ठीक है, और एक और देख लेते हैं कि एक फैराडे बराबर हमारा कितना होता है, फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम हमारा हो जाता है। तो दोस्तों हमने आवेश के जितने भी जो है गुणधर्म है, आवेश क्या होता है, आवेश के जितने भी गुणधर्म होते हैं उन गुणधर्मों को, आवेश का यूनिट क्या होता है, ठीक है, आवेश के डिफरेंट जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यू होते हैं उन सबको हमने देखा। और एक चीज़ छूट रहा है दोस्तों, आवेश का जो है बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है दोस्तों, बीमा क्या हो जाएगा। तो देखना दोस्तों Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। आई को हम किससे लिखते हैं, A से। तो हमारा आवेश का बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, आवेश का AT, यह हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, यही हमारा आवेश का क्या हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं कैसे, जैसे M0 L0 A1 T1, ऐसे हम लिख सकते हैं। यह हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, आवेश का जो है बीमा हो जाता है। तो दोस्तों हमने सारे टॉपिकों को, आवेश के जितने भी जो है गुणधर्म होते हैं, जो भी आवेश क्या होता है, और आवेश के जो भी यूनिट होते हैं, जितने भी वैल्यू होते हैं, और आवेश का जो है यहाँ तक कि बीमा को भी हम लोग देख चुके हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके जितने भी जो है फंडामेंटल हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए जो भी 2025 में जो है बोर्ड एग्जाम के जो है पेपर देने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो है फैमिली आगे बढ़े। और जल्द ही यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम लोग जल्द ही केमिस्ट्री और मैथ को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और एक प्यारा सा कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।